हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है ना। तो आइए हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर को समझते हैं अच्छे से। चैप्टर बेटा पॉलिटिकल पार्टीज क्लास 10 CBSE। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिविक्स में। हिस्ट्री में चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन और एंड प्रिंट कल्चर एंड मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सिविक्स में आ जाओ बेटा तो पॉलिटिकल पार्टीज है और फेडरलिज्म है। ठीक है ना। या फिर थोड़ा सा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ये पहले आप इनको पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में ले लें तो चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके बाद एग्रीकल्चर। ठीक है ना। या फिर लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है ना। और इधर इकोनॉमिक्स में अगर आप आ जाओ तो आपके लिए मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन हो गया, है ना, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये इतने कुछ चैप्टर हम बता रहे हैं कि मतलब इन पर आपको सबसे पहले फोकस करना है। चलिए यहाँ से ध्यान देते हैं बेटा। पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी बेटा डेमोक्रेसी का सबसे मेन बेस है या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है। आप ऐसा समझे बेटा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कंट्री में नहीं है, इसका मतलब कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। सीधी बात समझो, पॉलिटिकल पार्टी है तो डेमोक्रेसी है। सेकंड है बेटा पॉलिटिकल पार्टीज वर्क एज अ लिंक, ध्यान रखना, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी बेटा गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का एक लिंक है, उनको जोड़ता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। नेक्स्ट है, अब हम डेफिनेशन पे बात करते हैं बेटा। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु कम टुगेदर फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन अ गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है हु कम टुगेदर, जो साथ आते हैं फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन कंटेस्ट कराते हैं एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में पावर में आते हैं, अर्थात गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बेटा थ्री मेन कंपोनेंट्स। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपके आंसर है बेटा 3। फर्स्ट है द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। ठीक है ना। लीडर्स की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए हम लेते हैं इसमें प्रेजेंट टाइम में बीजेपी को, चूंकि ये सत्ता में भी है, तो बीजेपी के जो लीडर्स हो गए वो अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए पीएम, है ना, राजनाथ सिंह, या जितने भी उनके बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं, इवन आपके मुख्यमंत्री, है ना, योगी आदित्यनाथ, जितने भी लोग हैं सब उनके क्या हो गए, मेन लीडर्स हो गए। अब बेटा आता है बात एक्टिव मेंबर्स की। एक्टिव मेंबर्स वो कहलाते हैं जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मेंबर। जैसे जिला अध्यक्ष हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, ब्लॉक अध्यक्ष हो गए, भाई ये भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं, है ना, ये ग्राम के अध्यक्ष हैं, जो भी मतलब बनाते ही भाजपा अपनी जिस लेवल पर। तो ऐसे सारी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा बसपा, जो भी बेटा सब अपनी अपनी बनाती है। ठीक है ना। तो वो बेटा उसके एक्टिव मेंबर्स हो जाते हैं। फॉलोअर्स में वो लोग आते हैं कि जो देर रात उसके लिए काम तो नहीं करते हैं, बट उसको वोट जरूर करते हैं। ठीक है ना। उनकी नीतियों को जरूर पसंद करते हैं कि नहीं भाई भाजपा ऐसी पार्टी है या कांग्रेस ऐसी पार्टी है, तो जो उसको वोटिंग करे वो लोग उसके फॉलोअर्स में आ जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है इसमें का कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप ऐसे समझो बेटा। देखिए आपको मैं ट्रिक्स याद कराऊंगा, इसको आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। सबसे पहले आप बताइए पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम क्या होता है। तो आप कहेंगे सर कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है ना, इलेक्शन करवाना। तो यहाँ पर मेन काम क्या हुआ कि द पॉलिटिकल पार्टी में मेन वर्क इज इट कंटेस्ट इलेक्शन। अब आप कॉपी में अपनी हेडिंग डाल देंगे और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिख देंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो मेन काम क्या हो गया बेटा, कंटेस्ट इलेक्शन, इनका पहला फंक्शन हो गया। अब बताओ जो इलेक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे बेटा, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। क्या करेंगे, फिर ये गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और गवर्नमेंट चलाएंगे। ठीक है ना। अब सुनिए, जो लोग बेटा गवर्नमेंट नहीं बना पाए वो क्या करेंगे, प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। वो क्या करेंगे, रोल ऑफ अपोजिशन का करेंगे, मतलब कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। ठीक है ना। दूसरा क्या है, अब मान लीजिए दोनों लोग बैठ गए, अपोजिशन भी बैठ गई और मतलब रूलिंग पार्टी भी हो गई और अपोजिशन भी हो गया। अब दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे, मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। ठीक है ना। दोनों लोग या रूलिंग पार्टी क्या करेंगे बेटा, मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे इट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। नेक्स्ट है इट पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। आप ये भी समझिए बेटा कि ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स सिटीजन्स के लिए लॉन्च करती हैं।
ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बेटा, इट सेव द पब्लिक ओपिनियन। ये क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन सेव करते हैं। जैसे मान लीजिए लोगों के बीच में लीडर्स जाते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनको सुनते हैं, जा करके पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको उठाते हैं कि भाई इस प्लेस पर ये दिक्कतें हैं, वहाँ के लोगों को पानी की सुविधा नहीं है या वहाँ के लोगों को रोड सुविधा नहीं है। तो वो पब्लिक की जो बातें होती है उनको शेपिंग करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा, मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है तो अपोजिशन के जो लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो वहां तुरंत पहुंच जाते हैं और पार्टी जो गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट वो, ठीक है ना, स्टैंड हो जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए बेटा तो अपोजिशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। अगर अपोजिशन नहीं है तो समझ लीजिएगा कि जो रूलिंग पार्टी होगी वो बिहेव करेगी एज ए डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट है रन वेलफेयर स्कीम फॉर द सिटीजन, और ये लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम अर्थात तो कुछ अच्छे प्रोग्राम्स लोगों के लिए चलाएंगे। अब जैसे मान लीजिए सेंट्रल में, ठीक है ना, इसमें बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी भी तो एक पार्टी है बेटा, भले गवर्नमेंट में आ गई लेकिन पार्टी ही तो है। अब इसके द्वारा जो जो काम होंगे वो पॉलिटिकल पार्टी के वर्क हो गए, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम समझिए पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन में, इट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ओके, इट फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है ना, इट प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, इट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री, इट पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द फ्रंट ऑफ द सिटीजन्स, it save public opinions, okay, and it run welfare scheme for the citizen। so बेटा ये आपका रहा पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन। अब हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, तो कितनी पार्टियां हमारे देश में होनी चाहिए, कितनी पार्टियां हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेन क्या है बेटा कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कितनी पार्टियों का होना जरूरी है। सबसे पहले एक कुछ पॉइंट में बात करते हैं बेटा, इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। मीन्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों का ग्रुप डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म करने के लिए फ्री है, मतलब वहाँ पर कोई रोक नहीं है कि एक पार्टी होंगी कि दो पार्टियाँ कि 100 पार्टी कि 1000 पार्टी। ये डिपेंड करता है लोगों पर कि कितनी पार्टियाँ फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना, वो फ्री है बेटा। ये हमारा, ठीक है ना, एक डेमोक्रेटिक राइट्स है। इन एन आइडियल डेमोक्रेसी सिस्टम, ठीक है ना, एक आइडियल डेमोक्रेटिक सिस्टम में देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पार्टीज टू बी कंटेस्ट इलेक्शन, कि मतलब एक अच्छे कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कम से कम 2 पार्टियों को होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेटा 2 पार्टीज होंगी तो वहां पर वो एक गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो दूसरा पोजीशन रोल प्ले करेगी, ठीक है ना। कम से कम 2 पार्टियों को होना बेस्ट होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। नेक्स्ट है मोर देन 750, ये बेटा हमने ओल्ड डेटा लिखा है एनसीईआरटी बुक से, न्यू डेटा चाहे जो भी आएगा जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। तो अभी आप इस पर फोकस कीजिए और ध्यान रखिए बेटा कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं देता है सीबीएसई, ठीक है ना, कि कितनी पार्टियां इसमें प्रेजेंट टाइम में है। वो ये पूछेगा कितनी नेशनल पार्टीज है, ठीक है ना, तो उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो इस पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी ध्यान रखना बेटा कि भारत में पार्टीज को रजिस्टर कौन करता है, पार्टियां अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ कराती है जाकर के, तो आंसर होगा बेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो उसके हिसाब से 750 पार्टीज टोटल इंडिया में 2011 के हिसाब से हैं। अभी तो 2023 चल रहा है, बहुत कम से कम बहुत ज़्यादा हो गई होंगी, 2000-3000 के लगभग, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा टाइप्स ऑफ द पार्टी सिस्टम, कितने टाइप के पार्टी सिस्टम होता है। तो देखिए बेटा वन पार्टी सिस्टम, अब हम लोग बात करेंगे पहली बात बेटा वन पार्टी सिस्टम पर। तो ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है ना। बेटा वो कंट्री जहां पर केवल एक पॉलिटिकल पार्टी हो और वही गवर्नमेंट को रन करती हो, ठीक है ना, वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हो, उसी के लोग जो है गवर्नमेंट फॉर्म करते हो। तो इसका मतलब है कि वो चाहे हारे चाहे जीते गवर्नमेंट उसी को बनाना है, ठीक है ना। तो वो बेटा इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी जहां पर ऐसे देश में जहां पर केवल एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो देश कंट्री को हम कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल बेटा क्या है, चाइना। चाइना में पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। अब यहां पर बेटा दूसरा हम लोग देखते हैं 2 पार्टी सिस्टम। वन पार्टी में आपने देखा कि बेटा कंट्री में 1 पार्टी होती है, यहाँ पर क्या है 2 पार्टी सिस्टम। ओनली 2 मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। देखिए उस कंट्री में, जैसे हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं, यूएसए में बहुत सारी पार्टियां होंगी लोकल लेवल पर, लेकिन ऊपर केवल 2 ही पार्टी होंगी, या तो ये पार्टी बनाएगी या तो ये बनाएगी अपनी सीट पर, ठीक है ना।
तो इस तरीके से बहुत सारी पार्टियां होंगी, लास्ट में वो जाकर के या तो इनके सपोर्ट में आ जाएंगी या तो इनके सपोर्ट में, और यही दोनों मिलकर के कंट्री को फॉर्म करेंगी, चाहे पार्टी ये हो चाहे पार्टी बी हो, ठीक है ना। तो इस तरीके का तो कहते हैं कि वहां पर केवल दो पार्टियां होती हैं, जैसे कि यूएसए और यूके, यहाँ वहां की बात की गई है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी होती है, और तो इस तरीके से यूके की पार्टी हमने नाम लिया बेटा। नेक्स्ट देखिए मेजोरिटी पार्टी सिस्टम। द गवर्नमेंट इज अ फॉर्म बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिएशन, ठीक है ना। एक ऐसा देश बेटा जिसमें डिफरेंट पार्टी, बहुत सारी पार्टियां मिल करके, है ना, गवर्नमेंट फॉर्म करती हूँ, तो ऐसी कंट्री को बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो एक बार फिर समझो बेटा कि वन पार्टी सिस्टम में केवल वन पार्टी होगी कंट्री में, उसका एग्जांपल चाइना है। टू पार्टी सिस्टम में उस कंट्री में मेजर बड़ी केवल दो ही पार्टियां होंगी और वही क्या करेंगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी, जैसे कि बेटा यूएसए और यूके। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होगा कि बहुत सारी पार्टीज, मतलब मेनी पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है ना, बाय द कोलिएशन। तो ये क्या है बेटा, मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाएगा। जैसे कि बेटा इंडिया, इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया। इंडिया में हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है ना। चूंकि एग्जाम्पल बेटा पूछते हैं इसलिए हम एग्जाम्पल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन बनता है कि वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, टू पार्टी सिस्टम का, मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सी कंट्री है। अब इससे देखिए इंडिया में कुछ ग्रुप्स बने हैं, इनको जरा ध्यान रखना है आपको। एनडीए फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बेटा बीजेपी ने फॉर्म किया है, इसके सहयोगी दल इसके साथ में है, और ये बेटा फॉर्म किया गया था 1998 में, 1998 में। दूसरा है यूपीए, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसको मैंने फॉर्म किया था आईएनसी, जो कि कांग्रेस पार्टी आज है, ठीक है ना, और ये 2004 में फॉर्म की गई थी। तो आइए बेटा हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अबाउट द नेशनल पार्टीज। तो स्टूडेंट्स, पार्टीज में अगर देखा जाए पॉलिटिकल पार्टी में तो टू टाइप्स की पार्टीज होती हैं। फर्स्ट नेशनल पार्टीज होती हैं और सेकंड स्टेट पार्टी, जिनको हम बोलते हैं बेटा रीजनल पार्टी। ध्यान रखना, ठीक है ना, इनको हम रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। रीजनल पार्टी मतलब हुआ क्षेत्रीय पार्टियां, ठीक है ना। तो देखिए नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें बेटा, ए पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस बात को ध्यान रखना कि ऐसी पार्टियां बेटा जो रजिस्टर्ड हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, इज रिकॉग्नाइज एज द नेशनल पार्टी। अब इतने से काम नहीं बन जाएगा, क्योंकि इतना बेटा स्टेट पार्टी भी उसके रजिस्टर्ड होती है। तो नेक्स्ट बात क्या है बेटा कि इट्स फॉलोअर्स वर फाउंड अप्रोक्स ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है ना। उसके फॉलोअर्स लगभग लगभग पूरे देश में मौजूद हों, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है ना, एनसीपी है। तो ये सब क्या है बेटा, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टीज हैं, और इनके फॉलोअर्स आपको बेटा पूरे कंट्री में मिलेंगे। तो इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम लोग उनको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सब लोग देखते हैं कि किस तरीके से कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है और स्टेट पार्टी बन सकती है। मतलब क्या क्राइटेरिया होता है कि कोई पार्टी नेशनल बन सकती है और स्टेट, मतलब कितने विधायक सांसद उसके आ जाए तो वो नेशनल बन जाएगी, और कितना वोट पा जाए तब। तो देखिए फर्स्ट क्या है बेटा नेशनल की अगर हम बात करें तो ये पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6%, इतना ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना बेटा, कि वो पार्टी बेटा जो 6% वोट टोटल वोट का, मान लीजिए बेटा सपोज कीजिए कि 1 लाख वोट मिला है, मान लीजिए किसी जगह पर, किसी देश में या किसी एरिया में 1 लाख वोट पड़े, तो उसमें का 6% अर्थात 6000 वोट उस पार्टी को मिलना ही चाहिए। जितने वोट पड़े हैं उस वैलिड वोट का 6% वोट मिलना चाहिए उसको। दूसरी बात कह रहे हैं इन लोकसभा इलेक्शन। अब अगर नेशनल पार्टी बनना है तो उसको लोकसभा इलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसका, और अगर स्टेट पार्टी बनना है तो उसके लिए स्टेट का इलेक्शन इंपॉर्टेंस होगा। यहां कह रहे बेटा 6% वोट उसको लोकसभा के चुनाव में लाना है, और या फिर असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट, ठीक ना, या किन्हीं 4 राज्यों में, है ना, 4 राज्यों में बेटा वो 6% टोटल वोट लेकर के आए। यहाँ पे 2 बातें हैं, या तो पूरे देश से थोड़ा थोड़ा हर स्टेट से मिला करके वो 6% वोट गेन कर ले, या किन्हीं 4 राज्यों में ही उसको 6% वोट मिल जा रहा है। तो पहली बेटा क्राइटेरिया हुई। दूसरी क्राइटेरिया देखना, हम देख रहे थे बेटा कई ऐसे लोग जो बताते हैं कि निम्न में से कोई एक पूरा कर ले। एक पूरा करने से काम नहीं बनेगा कि वो 6% वोट लेकर के आए तो उसको जो है नेशनल पार्टी का ना उसको मतलब मिल जाएगा दर्जा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको दोनों शर्तें, एक तो ये 6% वोट हो, या तो लोकसभा या 4 स्टेट के विधानसभा चुनाव में लेकर के आए।
दूसरा है बेटा कि एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा इलेक्शन, ठीक है ना। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, एमपी का जो इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसमें वो कम से कम 4 सीट लेकर के आए, तब जाकर के नेशनल पार्टी होगी। मतलब क्या हुआ बेटा कि 6% वोट लेकर के आए पूरे देश से या किन्हीं 4 राज्यों के चुनाव से बेटा, उसके अलावा 4 सीट वो लेकर के आया था, उसके 4 सांसद जीतने चाहिए, तब जाकर के वो बनेगा क्या, नेशनल पार्टी। दूसरी बेटा स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी में क्या है कि सेम वही कंडीशन, 6% वोट आर द टोटल वोट्स इन एन असेंबली इलेक्शन। अब यहाँ पर आप ध्यान रखो कि उसको जब नेशनल पार्टी बनना था तो लोकसभा के इलेक्शन में उसको 6% लाना है। यहाँ पर क्या बेटा कि उसको उस स्टेट में जितने वोट पड़ते हैं उनमें से 6% वोट उसको गेन करना है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट, और 2 सीट वो जीत करके आए। मतलब 6% वोट उस स्टेट में वो लेकर के आए टोटल वोट का, और 2 विधायक उसके जीते, ठीक है ना। 2 सीट्स उसके होनी चाहिए। यहाँ पर बात ध्यान रखना कि 6% वोट और 2 विधायक के लिए अगर ला लेती है वो, तो आपको बन जाएगी स्टेट पार्टी। अगर वही पार्टी आगे चल के मेहनत करती है, पूरे देश से 6% वोट लेकर आती है और 4 संसद उसकी जीत जाती है बेटा, तब वो बन जाएगी नेशनल पार्टी। अब कुछ एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं बेटा, बीजेपी है, ठीक है ना, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, टीएमसी है, एनपीपी है ना। तो कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है बेटा जो नेशनल लेवल की हैं। यहाँ पर अगर हम बात देखें बेटा, हाँ यहाँ पर बीएसपी भी आ जाएगी, ठीक है ना। बीएसपी भी क्या है, नेशनल पार्टी है। यहाँ पर आपका एसपी आ जाती है, सपा हो गई, है ना, आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, है ना। बहुत सारी सब तमाम पार्टी, जैसे क्षेत्र में आप ले लो बेटा, स्टेट में महाराष्ट्र से शिवसेना हो गई, है ना, महाराष्ट्र निर्माण सेना हो गई, अकाली दल की हो गई, और आप लगभग कई सारे स्टेट का अगर काउंट करेंगे तो आप हर स्टेट में एक नया मतलब स्टेट पार्टी आपको मिलेगी, 2-2, 3-3, 4-4, और 8 आपके नेशनल पार्टी हैं। इस टाइम प्रेजेंट टाइम पर ये भी हमने देखा बेटा कि कई जगह पर दिखाया जा रहा है कि आप पार्टी को भी इंक्लूड कर लिया गया है, जिसकी वजह से 9 पार्टियां हो गई नेशनल। तो आप अपडेट रहिएगा। हाँ, हालांकि अभी तक आप इतना जानिएगा कि आपकी एनसीईआरटी चूंकि पुराना डेटा देती है तो उसमें 7 नेशनल पार्टी दिखा रही है, लेकिन 8 आप मान चलो चूंकि एनपीपी को शामिल किया गया है ना, जो कि उधर नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, 8 हो गई है, और इधर तो बहुत सारी पार्टीज हैं। तो चलिए हम मिलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, चैलेंजेज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। बेटा एक पॉलिटिकल पार्टी को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट बेटा चैलेंज है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है ना। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि जो जैसे कि एवरी पार्टी बेटा फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द वोटिंग। देखिए, जो पार्टी होती है बेटा वो कुछ लोगों का ग्रुप होती है। अब उस कुछ लोगों के ग्रुप में, जैसे मान लीजिए एक लोग का ग्रुप बन गया, अब ये लोग बेटा आपस में चुनाव करके किसी एक को अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं कि भाई इस पार्टी का ये प्रेसिडेंट है, ठीक ना। लेकिन वो जो प्रेसिडेंट बन जाता है अपनी पार्टी का, अर्थात अध्यक्ष जो बन जाता है अपनी पार्टी का, वो करता क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब वो रिटायर होता है तो अपने ही किसी रिलेटिव को, फैमिली मेंबर को, वो उस पार्टी का हेड बना देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है बेटा कि जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए पार्टी वो नहीं हो पाती है, या जो टिकट का बंटवारा होता है वो सभी लोगों की सहमत से होना चाहिए, जो पार्टी के खास खास लीडर हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, केवल टॉप लीडर ही पूरी पार्टी को गवर्न करने लगते हैं। एक प्रकार से पूरी पार्टी एक डिक्टेटरशिप के हाथ से हैंडल होने लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बेटा क्या हुआ, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ये नहीं होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। दूसरा है बेटा डायनेस्टिक सक्सेशन, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी फेस द प्रॉब्लम ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन। दोज हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट हिज फैमिली मेंबर बिकेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दैट पार्टी। उनके बाद नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बनता है उनका लड़का बन जाएगा। जैसे कि आज अपने देश में आप कई सारी नेशनल पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी देखते होंगे कि उनका जो लीडर था वो जो हटा तो उसने अपने बेटे को राजगद्दी दे दी, उस पॉलिटिकल पार्टी को उसके हैंड ओवर कर दिया, या उनका बेटा बेटी नहीं है तो उन्होंने किसी अपने खास रिलेटिव को उस पार्टी का दे दिया। बहुत कम पार्टी आपको मिलेंगी जिसमें डेमोक्रेसी हो, ठीक है ना। दूसरा है बेटा द ग्रोइंग ऑफ द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, ठीक है ना। दूसरी नेक्स्ट थिंग्स क्या बेटा कि एवरी पार्टी फोकस ऑन द कैंडिडेट दोज हु हैज द मोर मनी एंड हैज द मोर पावर, लाइक एज द मसल पावर। मसल पावर मतलब यहाँ पर हुआ कि बाहुबली, जैसे आप बहुत सारे सुनते होंगे कि बाहुबली विधायक हैं। बाहुबली मतलब ये नहीं कि उनकी बड़ी भुजाएं मजबूत हैं, मतलब यह है कि उनका उस क्षेत्र में दबदबा है, लोग उनसे डरते हैं या उनका कहना मानते हैं। तो ऐसे लोगों को हम मसल्स पावर की, है ना, श्रेणी में रख सकते हैं।
मनी क्या, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो पैसा भी खर्च करेंगे चुनाव में, है ना, डरा के धमका के किसी न किसी तरीके से चुनाव जीत जाएंगे। तो ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा टिकट देती हैं, उन लोगों की अपेक्षा बेटा जिनका कैरेक्टर बड़ा साफ होता है, जिनको लोग मानते जानते हैं, उनको अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट नहीं देगी। तो यहाँ पर बेटा ये भी इसकी कमियां हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ द मीनिंगफुल चॉइस इन द फ्रंट ऑफ, है ना, इन फ्रंट ऑफ वोटर्स। वोटर्स के सामने बेटा मीनिंगफुल चॉइस की कमी होती है। मीनिंगफुल चॉइस का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए मान लीजिए कोई पार्टी ए है, इसको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। अब इसने इस एरिया में अपने कैंडिडेट को उतारा, वो जो कैंडिडेट है उसका नाम मान लीजिए बी है। ये जो बी है बेटा, इसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस लगे हैं। अब जो इसके फॉलोअर्स है पार्टी ए के, ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी ए जीते, लेकिन यार ये बंदा बी जो है जिसको उन्होंने टिकट दिया है वो आदमी ठीक नहीं है। अब ये नहीं होगा कि पहले जो पार्टी ए है लोगों से एक बार सलाह मशवरा ले ले, इंटरनेट के मीडियम से, पत्र के मीडियम से, कि हम बताइए किस कैंडिडेट को टिकट दें कि आप लोग ज़्यादा वोटिंग करोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि हमारे लोग हम ही को वोट देंगे, हम चाहे किसी अपराधी को टिकट दे दें या किसी अच्छे व्यक्ति को। तो वो ज़्यादातर उस पर फोकस करती है जो व्यक्ति टिकट पाने के बाद चुनाव जीतने जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, सभी पॉलिटिकल पार्टी बेटा उसको टिकट देती हैं। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम्स क्या हुई कि वोटर्स के सामने चॉइस की दिक्कत आ जाती है। अब मान लीजिए भी यही पार्टी पहले एक बार अलग से अपने फॉलोअर से पता कर ले कि बताइए हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए एक राम है एक श्याम है, तो आप बताओ दोनों में से मैं किसको टिकट दूँ, तो वहाँ पर ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें बेटा पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती हैं। ये तो इनके क्या हो गए चैलेंजेस बेटा बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। 4 चैलेंजेस हमने बताए हैं। अब नेक्स्ट बेटा हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, पार्टीज में सुधार कैसे लाया जा सकता है, इस बात पे हम लोग बात करेंगे बेटा। तो देखिए फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड टू प्रिवेंटेड इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे संसद हुए जिनको हम बोलते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको हम लोग विधायक बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज मैं और बेटा कंफर्म कर दूं कि जो संसद होते हैं वो सांसद में बैठे थे, ठीक है ना, जैसे कि जो सांसद है, ठीक है ना, जो सांसद है बेटा वो हमारे जाके संसद में बैठेंगे। संसद मतलब वो पार्लियामेंट में, किसमें बैठेंगे, वो पार्लियामेंट में। और जो हमारे विधायक हैं, क्या हमारे विधायक हैं जिनको हम एमएलए बोलते हैं, ये हमारे कहाँ बैठेंगे, विधानसभा में। कहाँ बैठेंगे, विधानसभा के लिए होते हैं, ठीक है ना। बी से विधायक, बी से विधानसभा, ठीक है ना। तो विधानसभा जो स्टेट में होती है, जो मुख्यमंत्री बनता है, तो उसके साथ में जो लोग बैठते हैं विधायक होते हैं, ठीक है ना। तो विधायक कहाँ बैठते हैं बेटा, विधानसभा में। और जो हमारे सांसद होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, वो कहाँ बैठते हैं, संसद में, मतलब पार्लियामेंट में। ये हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक अमेंडमेंट किया गया कि कोई भी पार्टी का जो मेंबर है वो चुनाव जीतने के बाद पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसकी करंट सीट लॉस हो जाएगी, अर्थात वो चला जाएगा। अर्थात संसद है तो भी वो मतलब उसकी संसद ही हट जाएगी, अगर विधायक है तो उसकी विधायकी चली जाएगी। पहले क्या होता था बेटा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई पार्टी ए है, इसने अपने 100 विधायक लेकर के जीते, कोई बी है बेटा, इसके पास मान लीजिए 99 है, ठीक है ना। इसको मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए इसको 10 विधायक की जरूरत और है, तो इसको फुल मेजोरिटी मिल जाएगी। और भी कई सारी पार्टियां हैं जिनके पास 2-2, 10-10 विधायक हैं। इसने क्या किया कि कहीं ना कहीं से 10 विधायक को अपने मिला लिया और इसकी पार्टी का मतलब बन गया, ये मुख्यमंत्री बन गए स्टेट के। अब जो पार्टी बेचारी मेहनत करके जीत करके ऊपर तक पहुंची थी, उसके अपने ही विधायक लालच में दूसरे के पास चले गए, ठीक है ना। अब ये फिर 5 साल इंतजार करेंगी। तो ये हुआ कि अगर आपको जाना ही है तो आप चुनाव से पहले चले जाओ, ठीक है ना, कम से कम हम किसी और को टिकट दे सकें, अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें। और अगर चुनाव जीतने के बाद लालच में जाते हो कि नहीं आपके यहाँ हमको कोई पद नहीं मिला, हम मंत्री नहीं बन पाए, हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, हम जा रहे हैं दूसरी पार्टी चले जाएंगे, तो वो क्या होता है फिर उनकी चली जाएगी विधायक बेटा, संसदी भी चली जाएगी अगर ऐसा करते हैं तो। और उनको फिर अगले 5 साल चुनाव होगा तो उसमें स्टैंड हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ एक बात ध्यान रखना है बेटा कि वो अपनी पार्टी से दल बदल नहीं कर सकते हैं। दूसरा बेटा यहाँ पर यह है कि अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया, मतलब दल बदल विरोध में कि आप दल बदल नहीं कर सकते हो कि एक दल के हो दूसरे दल में चले गए कूद करके जीतने के बाद ना। अगर आप जाते हो तो आपकी विधायकी या सांसदी खत्म कर दी जाएगी, फिर 6 महीने बाद चुनाव होंगे, उसमें जीतना तो जाना, ठीक है ना। इफ आप देखो क्या बेटा एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको सुन लीजिए आप लोग, पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। इफ एनी एमपी और द एमएलए चेंज पार्टीज सी और ही will lose the seat in the legislature, ठीक है ना। वो बेटा क्या होगा,
अपनी सीट को लूज कर देगा, अर्थात वो सीट हार जाएगा। हार जाएगा तो उसकी सीट चली जाएगी। कुल मिला के ये समझो, अगर वो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज करता है तो वो उसकी पार्टी चली जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा नियम बनाएगा। इससे क्या होगा बेटा, सारे लोग अब अपनी पार्टी में रहते हैं 5 साल, उसके बाद ही चेंज करते हैं। नेक्स्ट है, नाउ इट हैज बीन मेड मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब होता है नेसेसरी, निश्चित, फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन। अब ये हुआ कि अब सभी कैंडिडेट के लिए ये चीज निश्चित कर दी गई जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, टू फाइल एन एफिडेविट। एफिडेविट मतलब होता है शपथ पत्र, कि आप जो चीज कर रहे हैं, जो चीज आपके पास है उसका एक दीजिए ब्यौरा। उसमें जो जो चीजें लिखेंगे फिर गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने लिखा कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपके पास फिर 11 लाख रुपए नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना, वो शपथ पत्र होता है। प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स देना है, और क्रिमिनल केसेस का, कि आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केस हैं। इससे होगा क्या बेटा, इससे जो कैंडिडेट करेगा तो उसका जो है न्यूज़पेपर वगैरह निकलेगा, लोग जानेंगे और ये जान सकते हैं कि हाँ उनका कैंडिडेट अपराधी किस्म का है कि अच्छा है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा रूल बनाया गया है। नेक्स्ट बेटा, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट मैंडेटरी। इलेक्शन कमीशन ने एक और ऑर्डर पास किया और ये मैंडेटरी कर दिया फॉर पॉलिटिकल पार्टी के लिए टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एज पर रूल्स एंड द फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है ना। ये आप अपने पार्टी में चुनाव कराओ टाइम से, जिससे आपकी पार्टी के लोग आपस में चुनाव करके, है ना, किसी एक को अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाते रहें अपने हिसाब से चुन करके। ये नहीं कि बाप गया तो फिर बेटा बैठा, फिर बेटे बाद उनका बेटा बैठा उस गद्दी पे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात, हर पार्टी बेटा इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करेगी, अर्थात भारत सरकार को इनकम टैक्स देगी। देयर शुड बी एन इफेक्टिव लॉ टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। कह रहे हैं कि कुछ इंटरनल रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए जो रेगुलेट होते रहे पॉलिटिकल पार्टीज में, जिससे कि क्या हो कि बता रहे हैं कि इट शुड बी मैंडेटरी होने चाहिए फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रजिस्टर्ड ऑफ इट्स मेंबर। तो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी का बेटा कुछ रजिस्टर मेंटेन हो कि कितने इनके लीडर्स हैं, कितने इनके एक्टिव मेंबर्स हैं, या फिर कितने इनके मेंबर्स हैं। पार्टी शुड होल्ड रेगुलर एंड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट कोर्ट। और यही नहीं, पार्टी का जो हाईएस्ट पोस्ट है, जिससे कि पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा या वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, है ना, तो उन सब के लिए बेटा उसी पार्टी में चूंकि इलेक्शन होता है तो वो क्या हो, ओपन इलेक्शन हो, जिससे क्या हो कि अच्छे लोग पार्टी का हैंडल कर सकें या सभी लोगों को मौका मिल सके पार्टी को हैंडल करने का। तो इससे पार्टी में सुधार आएगा, पार्टी की छवि जो होगी, जो एक इमेज होगी जनता में अच्छी जाएगी वो। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मिसयूज ऑफ द मनी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस शुड बी डन, ठीक है ना। कह रहे हैं कि मनी का ज़्यादा यूज पार्टीज को करप्ट बना देता है। जैसे कि मान लीजिए चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो उसके कैंडिडेट क्या करते हैं, वोटर्स को पैसे दे करके या कोई सामान खिला करके कुछ भी करके ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वोट लेना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जैसे कुछ मनी को उन्होंने कंफर्म किया है कि इतने लाख रुपए विधायक, इतने लाख रुपए संसदीय चुनाव खर्च हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो भी बैन हो, बल्कि सरकार अपनी तरफ से कुछ उनको दे दे। जैसे कि उनको सपोर्ट के तौर पे उनको पेट्रोल प्रोवाइड करा दे गाड़ियों के लिए, पेपर्स वगैरह, होल्डिंग बैनर्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोवाइड करा दे, या टेलीफोन खर्च प्रोवाइड करा दे, और लोग खुद जाकर के डोर टू डोर, है ना, लोगों से अपना वोटिंग मांगे, जिससे पैसे का कम से कम यूज हो। देखिए जब पैसे ज़्यादा यूज करते हैं तो कैंडिडेट के ऊपर बर्डन आ जाता है, और वो जब फंडिंग उसको मान लीजिए विधायक बन गया, संसद बन गया, जब उसको फंड मिलता है खर्च करने के लिए तो वो अपना पहले घाटा पूरा करता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसीलिए यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है। दूसरा कह रहे हैं, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू द वुमेन कैंडिडेट। और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि कम से कम अगर 100 सीट वो दे रही है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसमें 33%, मतलब 1/3%, 1/3 वुमेन्स के लिए रिजर्व हो। अगर 100 सीट है तो कम से कम 33 सीट पर वो वुमेन्स को जरूर टिकट दे, ठीक है ना। इससे क्या होगा बेटा कि पार्टी में वुमेन्स कैंडिडेट की पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और पार्टी को एक अच्छे नजरिए से लोग देखेंगे भाई कि इससे सभी लोगों का बराबर का हिस्सेदारी है। अब करें कुछ अदर मीडियम से, कि ये तो हो गए, उनके अलावा भी और किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। जैसे कि पीपल्स कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज बाय पिटीशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस, है ना। इसके अलावा लोग जैसे मान लीजिए उनको कुछ गड़बड़ लगता है और उस पार्टी के फॉलोअर्स हैं, तो पिटीशन के द्वारा याचिका दायर करके या वहाँ पर अपना एक
पत्र भेज करके या मीडिया के माध्यम से वोटिंग करके पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर डाला जा सकता है कि भाई देखिए जनता आपके अगेंस्ट जा रही है, आप अपनी पार्टी में इस तरह के सुधार कीजिए, क्योंकि अदर पार्टी में इस तरह की व्यवस्था है, नहीं करेंगे तो आपके अपने ही वोटर्स दूसरे पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर पड़ेगा और उनमें बेटा सुधार आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। और ये भी कह रहे हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं उनमें होता है कि छोटी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें खुद से जमाए बैठे रहो, लेकिन जिनमें पब्लिसिटी के लोग ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संख्या बढ़ती जाती है, तो उस पार्टी को फिर दिखाना भी पड़ता है कि हम बहुत अच्छे हैं। इसके लिए उसे चुनाव कराना पड़ता है, टॉप लीडर्स को चुन करके भेजना पड़ता है ना। और वो पार्टी भी दिखाती है कि हम अपराधियों को टिकट कम देते हैं, तो इस तरीके से वो खुद फिर सुधार करती है। और इनका यहाँ पर ये कहना है बेटा कि लोगों को पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा जुड़ना भी चाहिए। तो बेटा ये हमारा पूरा लेक्चर रहा, आई होप कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम बेटा जस्ट लाएंगे, सो प्लीज़ like this video, subscribe my channel and share this video. Thank you very much.